नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में हुई बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने किया फैसले का समर्थन। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कदम नहीं उठाने के चलते कार्रवाई। अमेरिका ने भारत के साथ अगले महीने होने वाली 2+2 वार्ता की स्थगित। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जताया खेद। आपसी सहमति से जल्द तय होगी अगली तारीख। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने रोकी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप में करीब 3000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के इंतजार में। मौसम सुधरने के बाद शुरू होगी आगे की यात्रा। मुंबई के एयर इंडिया भवन को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को बेचने की तैयारी। कर्ज में डूबी एयरलाइंस के रणनीतिक विनिवेश की योजना नाकाम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला, अंतर मंत्रालय समूह का गठन। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर। मौजूदा चैंपियन जर्मनी हुआ प्रतियोगिता से बाहर। दक्षिण कोरिया ने 2-0 से दी मात। ब्राजील, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और मेक्सिको ने अंतिम 16 में बनाई जगह। अपनी जमीन पर आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। पेरिस में हुई बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने इस फैसले के पक्ष में मतदान किया। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कदम नहीं उठाने के चलते पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की गई है। अंतर सरकारी संस्था FATF का गठन 1989 में किया गया था, जो धन को अवैध तरीके से एक देश से दूसरे देश भेजने, आतंकवाद को आर्थिक मदद देने और वैश्विक आर्थिक ढांचे के लिए अन्य खतरनाक तरीकों पर नजर रखता है। पाकिस्तान को आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने वाले देशों की निगरानी सूची यानी ग्रे लिस्ट में FATF की फरवरी महीने में हुई बैठक में डाल दिया गया था। तब पाकिस्तान को कुछ महीनों की मोहलत देते हुए कहा गया था कि FATF की समीक्षा बैठक में पाकिस्तान को इस मामले में एक्शन टेकन रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन वो खुद को ग्रे लिस्ट में शामिल होने से बचाने में नाकाम रहा। अब पाकिस्तान से होने वाली हर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेन देन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भी पाकिस्तान में निवेश करने से बचेंगी। हमारे विदेश मामलों के संपादक अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। अखिलेश, आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के कारण पाकिस्तान पे इस तरह का भी खतरा था कि वो ब्लैकलिस्ट हो सकता था, लेकिन अभी ग्रे लिस्ट में कायम रखा गया और तमाम हिदायतें भी दी गई हैं। देखिए प्रीति, हुआ ये कि 20 जून को पाकिस्तान ने अपनी तरफ से कुछ उठाए जाने वाले कदमों की जानकारी दी FATF को, और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हम इस पे एक नया कानून भी बनाया। उन्होंने बोला कि हम उस कानून को लागू करेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि FATF में चीन भी सदस्य है और चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो हालत आज हो गई है कि अगर खुले तरीके से देखा जाए तो कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस बात से इनकार करेगा कि पाकिस्तान में आतंकवाद को समर्थन दिया जाता है या पाकिस्तान में सरकारी खजाने से पैसा दिया जाता है आतंकवाद को पलने पोसने के लिए। तो एक तरीके से कहें कि पाकिस्तान में जिस तरीके के हालात हैं, आपने देखा होगा कि कल वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जंजुआ, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान में अभी कोई सरकार नहीं है, उस तरह की चुनी हुई सरकार, वहां चुनाव होना है जुलाई में। तो इन सारी परिस्थितियों को देखकर पाकिस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि उसमें अब कहें कि तकरीबन सारे देश, दुनिया के सारे देश एक होकर पाकिस्तान को इस तरीके से हिदायत दे रहे हैं कि आप जल्दी अपने जो आतंकी को समर्थन देने वाली जो पूरी मशीनरी है उसको खत्म करिए, नहीं तो अगली बार आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा। और ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब है वो एक तरीके से वो पूरी दुनिया के जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है उससे अलग थलग हो जाएंगे। बिल्कुल, और हिदायत ना कहें बल्कि चेतावनी है, कहा जाए तो सही शब्द होगा। पाकिस्तान को लगातार चेतावनी दी जा रही है। ब्लैक लिस्ट होने का खतरा था, लेकिन फिलहाल तमाम कदमों की जानकारी पाकिस्तान अपनी तरफ से जरूर दे रहा है और ग्रे लिस्ट में अभी कायम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जुलाई के पहले हफ्ते में भारत और अमेरिका के संबंधों को नए आयाम देने के लिए होने वाली बैठक 2+2 मीटिंग रद्द हो गई है। अमेरिका ने इसकी वजह नहीं बताई है।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सुषमा स्वराज से खेद जताते हुए कहा कि आपसी सहमति से नई तिथि पर जल्द विचार किया जाएगा। 6 जुलाई को वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस की मीटिंग होनी थी। दोनों देशों के बीच 2+2 वार्ता शुरू करने पर तब सहमति बनी थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे। दोनों देश इस तरह की अहम वार्ता के जरिए अपने संबंधों को नए आयाम देने पर सहमत हुए थे। और इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ पूर्व राजदूत शीलकांत शर्मा जुड़े हैं। फिलहाल हम उनसे बातचीत करेंगे। शीलकांत शर्मा जी, शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ जुड़ने के लिए। ये वार्ता फिलहाल रद्द की गई है, हालांकि जो कारण है वो कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई और जल्द ही एक तारीख तय की जाएगी। ऐसे में किस तरह से देखा जाए इस कदम को? नहीं, जो बात कही जा रही है, जो अपरिहार्य कारण बताए हैं, हमें उनको समझना चाहिए। आप देखिए, उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो बिजी हैं इस समय। रशिया के साथ जो बात चल रही है कि आज के अखबार में ये भी लिखा है कि पुतिन और ट्रंप की समिट हो सकती है, उसकी संभावना है, उसका अनाउंसमेंट हो सकता है। तो जहां तक राष्ट्रपति ट्रंप की बात है, उनके लिए जो प्रायोरिटीज हैं वो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को डील करने में लगे हुए हैं। तो नॉर्थ कोरिया के प्रॉब्लम डिफिकल्ट था, तो उस पर लगे हुए, तो उसके लिए बातचीत शुरू करने वाले थे। और वहां भी सेक्रेटरी मिस्टर पॉम्पियो जाने वाले थे बातचीत करने के लिए। फिर अब रशिया के साथ अगर समिट हो रहा है तो वो भी उनकी प्रीऑक्यूपेशन हो जाएगी। तो ऐसा लगता है कि और फिर उनका जो ट्रेड वॉर चल रहा है, हमारे साथ जो ट्रेड की परेशानियां हैं वो तो उनका रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, बातचीत हो रही है, लेकिन उसका अमाउंट बहुत कम है। $50 बिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स करीब, इस तरह की बात हो रही है, ज्यादा नहीं है। पर उनका जो ट्रेड का जो चाइना के साथ और यूरोपियन के साथ जो प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि इन सब चीजों को देखते हुए उनके जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो उनका सरोकार ज्यादा ले रहे हैं और भारत को समझते, भारत की तरफ से आश्वस्त हैं, ऐसा मुझे लगता है। मे बी यानी दूसरे शब्दों में शीलकांत जी, अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत के साथ जो संबंध हैं फिलहाल अमेरिका के, वो अच्छे हैं और ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ट्रेड वॉर को लेकर जो कुछ असर भारत पर पड़ा, जैसे आप भी बता रहे हैं कि वो बहुत ही मामूली है, इसलिए गहरी निराशा जरूर जताई गई है, लेकिन जल्दी तारीख तय होगी। हाँ, तो आश्वस्ति है, इसलिए हमको जैसा वो कह रहे हैं उसी को मानना चाहिए। बिल्कुल, ज्यादा उसके पीछे जाके बाल की खाल निकालने का कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस बातचीत के लिए। और माइक पॉम्पियो ने सुषमा स्वराज से खुद बात की, विदेश मंत्री से। उन्होंने गहरी निराशा और खेद जताया और कहा है कि जल्द ही जो दोनों देश जिस तारीख पर राजी हो उस तारीख पर बातचीत की जाएगी। और फिलहाल ये वार्ता जो 6 जुलाई को प्रस्तावित थी वो रद्द कर दी गई है। आगे बढ़ेंगे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की स्थायी प्रतिनिधि निकी हेली ने बुधवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करके भारत अमेरिका के बीच अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में बढ़ते संबंधों पर भी बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और निकी हेली ने विश्वास जताया कि वैश्विक शांति और समृद्धि में भारत अमेरिकी साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। हेली ने प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से शुभकामनाएं दी। नरेंद्र मोदी ने भी ट्रंप के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की और उनके साथ अपनी पिछली बैठकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने ट्रंप की दक्षिण एशियाई और भारत प्रशांत रणनीति और कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियार मुक्त बनाने के उनकी पहल की सराहना की। जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल से आज से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा बारिश के चलते फिलहाल रोक दी गई है। भारी बारिश के कारण रास्तों में फिसलन और भूस्खलन को देखते हुए एहतियाती तौर पर यह कदम उठाया गया है। प्रशासन की ओर से मौसम के बिगड़ने की वजह से श्रद्धालुओं को कैंपों में रहने के लिए कहा गया है। बुधवार शाम से इस इलाके में मूसलाधार बारिश हो रही है। कल जम्मू बेस कैंप से पहले जत्थे में शामिल करीब 2000 श्रद्धालु पहलगाम और बालटाल पहुंचे हैं, जहां से वो अमरनाथ गुफा तक पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। देखिए, आज की जो फर्स्ट फेज जो जत्था है यात्रीज का, उसको हम यहाँ से कॉन्टिन्यूस बारिश हो रही है, तो मॉर्निंग में नॉर्मली 5 बजे यात्रा का रिलीजिंग टाइम होता है जो इस तुमेल एक्सेस गेट क्रॉस करने का, तो उनको हम आज छोड़ नहीं पाए हैं क्योंकि कॉन्टिन्यूस रेन है। पर कॉन्टिन्यूस अनाउंसमेंट्स चल रही हैं पूरे कैंप में कि वो अपने टेंट्स में बैठे, और क्योंकि बाहर बहुत बारिश है। 3 बजे से हम 3 बजे लाइन में लग गए थे
ये हमारी आस्था थी कि वो शक्ति ने हमें आस्था के लाइन में लगवा दिया हमें। अभी यहीं बैठेंगे हम, नाश्ता पानी करके, फिर बाद में हम जो है जैसे यात्रा शुरू होगी हम चले जाएंगे जी। मौसम साफ होने के बाद श्रद्धालु 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए चढ़ाई शुरू करेंगे और ऊंचे पहाड़ों और खतरनाक रास्तों को पार करते हुए अमरनाथ गुफा पहुंचेंगे। पहले जत्थे में शामिल भक्त पहलगाम से 36 किलोमीटर लंबे पारंपरिक रास्ते और बालटाल से 12 किलोमीटर लंबे रास्ते के जरिए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। अमरनाथ धाम की पावन यात्रा 60 दिन तक चलेगी और 26 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन खत्म होगी। इस साल अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीयन कराया है। घाटी में बढ़ती आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सरकार ने इस बार अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए अब तक के सबसे कड़े इंतजाम किए हैं। भक्तों को लेकर जाने वाली गाड़ियों को इस बार तकनीक का इस्तेमाल करते हुए निगरानी में रखा जा रहा है। इसके अलावा सरकार ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सीआरपीएफ को खास बाइक्स भी दी हुई हैं, जो आतंकियों से डटकर मुकाबला करेंगी और जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस का काम भी करेंगी। संपन्न कराने के लिए इस बार सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को लेकर अमरनाथ जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए सरकार पहली बार रेडियो फ्रीक्वेंसी टैग का इस्तेमाल कर रही है। आरएफ टैग लगी गाड़ियां जब भी सुरक्षा बलों के पोस्ट के सामने से गुजरेंगी, उनकी जानकारी खुद ब खुद सिस्टम में दर्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी रास्ता भटक जाए तो उसे भी तुरंत ट्रैक किया जा सकता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड आईडी टैग और उसको मॉनिटरिंग रिसेप्शन सेंटर के थ्रू होगा। 10 मीटर के अंदर वो गाड़ी इस रोड से पार होगा। जो यूं ही पार होते ही हमारे कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड करके इंफॉर्मेशन पास करेंगे कि ये गाड़ियां गई हैं। अगर कोई गाड़ी इसमें नहीं आया है वो अलार्म देगा कि ये गाड़ियां नहीं आई हैं, तो तुरंत हम आईजी कंट्रोल रूम और अदर नाका पॉइंट्स पे इन्फॉर्म करेंगे और उसको ढूंढ लिया जाएगा। वहीं सीआरपीएफ ने कैमरे और अन्य जीवन रक्षक यंत्रों से लैस मोटरसाइकिल दस्ते को श्रद्धालुओं की हिफाजत के लिए जत्थे में शामिल किया है। यात्रा में शामिल वाहनों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मोटर बाइक बेसिकली क्या है कि कभी एक तो ये सुरक्षा प्रदान करते हैं साइड से, इनका व्यू जो होता है क्लियर होता है, हथियार के साथ में है, बडी में है, दो के उसमें है, तो एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं और काफ़ी दिखाई भी चारों तरफ देख भी सकते हैं, क्विक एक्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने कुछ एम्बुलेंस भी यूज़ की हैं, जो बाइक एम्बुलेंस जो हैं वो अगर कहीं पे जैसे स्टैंडर्ड हो गया, जैम लग गया, वहाँ के बीच में कोई बीमार हो गया, उसको अब वहाँ से निकालना है, तो अब बड़ी गाड़ी नहीं पहुँच पा रही है, तो ये क्विक एक्शन करेंगे और फर्स्ट एड दे के उसको वहाँ से इवैक्यूएट करना, यही हमारा पर्पस है। भक्तों की सुरक्षा के लिए सेना, अर्धसैनिक बल, जम्मू कश्मीर पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के तकरीबन 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मध्यकालीन भारत में सामाजिक चेतना को जगाने वाले संत कबीरदास की 500वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के मगहर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो 2 दिवसीय कबीर महोत्सव का उद्घाटन करने के साथ ही संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी की आधारशिला रखेंगे और मगहर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री संत कबीरदास की 500वीं पुण्यतिथि पर उनकी परिनिर्वाण स्थल पर जाकर उनकी मजार पर चादर भी चढ़ाएंगे। इससे पहले बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मौके पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया। इलाके में मंगलवार को हुई भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री अब गोरखपुर की बजाय लखनऊ से हेलीकॉप्टर के जरिए मगहर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने 24 जून को मन की बात कार्यक्रम में संत कबीर के उपदेशों का जिक्र करते हुए बताया था कि संत कबीर मगहर क्यों गए थे। मगहर को अपवित्र माना जाता था, लेकिन संत कबीरदास इस पर विश्वास नहीं करते थे। अपने समय की ऐसी ही कुरीतियां और अंधविश्वासों को उन्होंने तोड़ने का काम किया और इसलिए वे मगहर गए और वहीं उन्होंने समाधि ली। संत कबीरदास जी ने अपनी साखियों और दोहों के माध्यम से सामाजिक समानता, शांति और भाईचारे पर बल दिया। यही उनके आदर्श थे। उनकी रचनाओं में हमें यही आदर्श देखने को मिलते हैं और आज के युग में भी वे उतने ही प्रेरक हैं।
प्रधानमंत्री ने देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के तेजी से सुधार पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के जरिए कल रेल, सड़क और ऊर्जा क्षेत्र की 8 परियोजनाओं की समीक्षा की। साथ ही प्रधानमंत्री ने जिला और रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को तेजी से अपग्रेड करने पर जोर दिया। प्रगति की ये 27वीं बैठक थी। सरकार ने एयर इंडिया के मुंबई स्थित एक प्रमुख भवन को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को बेचने के लिए विचार विमर्श शुरू किया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि नकदी संकट से जूझ रही सार्वजनिक विमानन कंपनी एयर इंडिया के लिए फंड जुटाने के प्रयास के तहत इस बारे में सोचा जा रहा है। पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके बाद औपचारिकताएं तय करने के लिए एक अंतर मंत्रालय समूह बनाया गया है। देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई शहर में नरीमन पॉइंट में एयर इंडिया का 23 मंजिल का भवन है। ये पहले एयर इंडिया का मुख्यालय हुआ करता था। शहर के एक प्रमुख स्थल पर होने के कारण इस संपत्ति की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद है। सरकार ने ये नई पहल ऐसे समय में की है जब एयर इंडिया के विनिवेश की योजना काम नहीं कर पा रही है। जेएनपीटी को बेचने के बाद भी इस भवन का नाम एयर इंडिया भवन ही रहेगा। सौदे की औपचारिकताओं पर अभी काम चल रहा है। अनुमान है कि एयर इंडिया पर 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। केंद्र सरकार यूजीसी को खत्म करके उसकी जगह उच्च शिक्षा के लिए नया आयोग बनाने की तैयारी में है। इसका नाम भारत उच्च शिक्षा आयोग यानी HECI होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्विटर पर लिखा कि यूजीसी को खत्म करने और HECI के गठन के लिए कानून का मसौदा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून का मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों को ज्यादा स्वायत्तता देना है ताकि वो बेहतर कर सकें। मसौदा कानून के मुताबिक HECI सिर्फ अकादमिक मामलों को देखेगी और वित्त संबंधी मामले मंत्रालय देखेगा। फिलहाल यूजीसी योग्य कॉलेजों को वित्तीय सहायता भी मुहैया कराता है। यूजीसी का गठन 1953 में हुआ था। मंत्रालय ने मसौदा कानून पर 7 जुलाई तक शिक्षाविदों और आम लोगों से राय मांगी है। मसौदा विधेयक को 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया जा सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कल कई अहम फैसले हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सार्वजनिक तेल कंपनियों की ओर से इथेनॉल की खरीद प्रक्रिया की मंजूरी दे दी। इसके तहत C क्लास के भारी शीरे से बनने वाले इथेनॉल की कीमत ₹2.85 प्रति लीटर बढ़कर ₹43.70 कर दी गई है। वहीं B क्लास के भारी शीरे से बनी इथेनॉल की कीमत ₹47.49 प्रति लीटर तय की गई है। इससे गन्ना किसानों की बकाया रकम का भुगतान करने और इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट में एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त पूंजी लगाने का फैसला भी हुआ। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 6.5 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोलियम का अतिरिक्त आपातकालीन भंडार बनाने को मंजूरी दी। ये भंडार ओडिशा के चांदीखोल और कर्नाटक के पदुरे में बनाया जाएगा। इससे ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। Creation of both these underground rock caverns strategic petroleum reserves will significantly help India's energy security, and we shall be exploring the PPP mode for executing both these projects, for which potential investors will now be approached. आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति बनाने में जुटी है। इसी कड़ी में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं। आज वो पुरुलिया में रैली करेंगे। इससे पहले बुधवार को कोलकाता में उन्होंने पार्टी की राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। बंद दरवाजे के पीछे हुई बैठक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि पार्टी पदाधिकारी राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार के कुशासन के खिलाफ संघर्ष को लोगों तक पहुंचाएं और केंद्र की मोदी सरकार के काम को लोगों को बताएं। बैठक के बाद बीजेपी नेता ने बताया कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में 22 सीटों का लक्ष्य रखा था, लेकिन पंचायत चुनाव में अच्छे परिणामों से उत्साहित पार्टी सभी 42 सीटों पर मजबूती के साथ मैदान में उतरने के लिए तैयार है। बैठक में राज्य इकाई के 15 नेताओं से 37 संगठनात्मक जिलों में जाने को कहा गया है।
उन्हें वहां एक पखवाड़े तक रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए मुद्दों की सूची तैयार करने को कहा गया है। बीजेपी अध्यक्ष ने प्रचार के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर जोर दिया। वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी प्रणाली की जांच शाखा ने 2 महीने के भीतर 2000 करोड़ रुपए की कर चोरी का पता लगाया है। आंकड़ों के विश्लेषण से ये भी खुलासा हुआ है कि पंजीकृत 1 करोड़ 11 लाख से ज्यादा कारोबारियों में से सिर्फ 1% ने ही 80% करों का भुगतान किया। वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ये जानकारी दी। सीबीआईसी के सदस्य जॉन जोसेफ ने कहा कि जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के दौरान गलती करने वाले छोटे कारोबारियों के विपरीत बहुराष्ट्रीय और बड़े कॉरपोरेट ने भी गलतियां की हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो चांद के उस हिस्से पर पहुंचने की तैयारी में है जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच सका है। इसरो अक्टूबर में एक ऐसा रोवर लॉन्च करने जा रहा है जो ऊर्जा संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए चांद के दक्षिणी सिरे पर हीलियम 3 के खनन संबंधी संभावना तलाशेगा। ये न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल क्लीन होगी, यानी परमाणु कचरे से रेडिएशन वगैरह का कोई डर नहीं होगा और इसकी कीमत खरबों डॉलर में हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चांद पर हीलियम 3 इतनी प्रचुर मात्रा में है जिससे 250 साल तक वैश्विक ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। इसरो अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर के सिवन का कहना है कि जिस किसी भी देश में चांद से इस स्रोत को लाने की क्षमता होगी वो ही इस प्रक्रिया पर अपना वर्चस्व कायम रख सकेंगे। और अब बात फीफा विश्व कप फुटबॉल की। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में कल सबसे बड़ा उलटफेर हुआ। कल मौजूदा चैंपियन जर्मनी ग्रुप स्टेज में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। जर्मनी को बुधवार को अपने अंतिम ग्रुप मैच में दक्षिण कोरिया के हाथों 0-2 से हार मिली है। किम यांग-वोन और सोन ह्यूंग-मिन के इंजरी टाइम में दागे गए गोलों की बदौलत दक्षिण कोरिया ने जर्मनी को हरा दिया। पिछले 5 विश्व कप में ये चौथा मौका है जब पिछली चैंपियन टीम पहले दौर में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। इससे पहले 2002 में फ्रांस, 2010 में इटली और 2014 में स्पेन को इस तरह की मायूसी का सामना करना पड़ा था। ग्रुप एफ में स्वीडन ने मेक्सिको को 3-0 से हरा दिया। स्वीडन ने अंतिम 16 के दौर में जगह पक्की कर ली है। स्वीडन चौथी बार नॉकआउट दौर में पहुंचा है। स्वीडन के लिए लुडविग ऑगस्टन ने 50वें और कप्तान आंद्रेस ने 62वें मिनट में गोल किए। एडसन अल्वारेज ने 74वें मिनट में तीसरा गोल किया। वहीं स्विट्जरलैंड ग्रुप ई के अंतिम 16 में जाने वाली दूसरी टीम बन गई है। स्विट्जरलैंड और कोस्टारिका के बीच कल देर मैच नाटकीय अंदाज में 2-2 से बराबरी पर खत्म हुआ। ग्रुप ई के अहम मुकाबले में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से शिकस्त दी और इस जीत के साथ ब्राजील आसानी से नॉकआउट राउंड में पहुंच गया है। ब्राजील की ओर से पॉलिनो और सिल्वा ने गोल किए। बात आज के मैचों की करें तो विश्व कप 2018 में आज 4 अहम मुकाबले खेले जाएंगे। ग्रुप एच में सेनेगल का मुकाबला कोलंबिया से शाम 7:30 बजे से होगा। ग्रुप एच में दूसरा मुकाबला जापान और पोलैंड के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ग्रुप जी में इंग्लैंड की भिड़ंत बेल्जियम से रात 11:30 बजे से होगी। वहीं ग्रुप जी में ही पनामा और ट्यूनीशिया का मुकाबला रात 11:30 बजे होगा। और फीफा विश्व कप फुटबॉल को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। विजय लोकपल्ली वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी एक बार फिर से आपका स्टूडियो में। कल बड़ा उलटफेर, जर्मनी की हार, वो भी साउथ कोरिया के हाथों, और एक तरह से शुरुआत से ही जर्मनी के प्रदर्शन पर सवाल उठे हैं इस वर्ल्ड कप में। क्या मायने हैं इसके? शुरुआत से ही कहा जा रहा था कि जर्मनी वो टीम नहीं है जो 4 साल पहले चैंपियन बनी थी, और ख़ास करके कुछ एक प्लेयर्स बाहर चले गए थे, नई टीम थी, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में जर्मनी लगी ही नहीं कि एक चैंपियन टीम है। और कल जिस ढंग से वो बाहर हुई है, कोरिया से हारी है, तो मुझे नहीं लगता इससे काफ़ी लोगों को आश्चर्य होगा। कोरिया ने ऑब्वियसली एशियन फुटबॉल के लिए बड़ा नाम कमाया कल रात, और जिस ढंग से उन्होंने जर्मनी पे फतेह करी उससे साफ जाहिर है कि एशियन फुटबॉल यूरोपियन फुटबॉल से आने वाले टाइम में मुकाबला करेगा। पर जर्मनी का बाहर जाना मुझे नहीं लगता जो फुटबॉल प्रेमी हैं उनके लिए आश्चर्य रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और जो एशियाई टीमें हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने खेल से सबको प्रभावित कर रही हैं। बाकी मैचों की बात करें तो
विजय जी, सर्बिया को 2-0 से आकर ब्राजील प्री क्वार्टर फाइनल में, वहीं स्विट्जरलैंड और कोस्टारिका का मुकाबला देखें तो 2-2 से ड्रॉ खेला और खेल से प्रभावित कोस्टारिका ने ज़रूर किया। हालांकि जो स्विट्जरलैंड है वो अंतिम 16 में जगह बना चुका है। स्विट्जरलैंड तो एक्सपेक्टेड था क्योंकि उनको एक एडवांटेज ये था, कोस्टारिका के लिए मुश्किल था क्वालिफाई करना, प्रेशर में थी ऑपोजिशन टीम। पर ब्राज़ील जिस रंग से कल खेली है तो पहले मैच से इम्प्रूवमेंट है और आने वाले जो क्वार्टर फाइनल मैचेस जैसे जो राउंड ऑफ 16 है उसमें ब्राज़ील का रहना अहम है। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्योंकि जर्मनी बाहर हो चुकी है, इटली इस टूर्नामेंट में नहीं है, तो ये दोनों टीमें जो हैं अलग अलग शैली की फ़ुटबॉल खेलती हैं, तो लोगों को जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको बड़ा रास आएगा इनका खेल। बिल्कुल। और आज के मैच की बात करें तो ग्रुप टॉपर बनने पर ज़रूर इंग्लैंड और बेल्जियम दोनों चाहेंगे, उनकी निगाहें होंगी, लेकिन एशिया की बात करें तो जापान भी ये चाहेगा कि जीत के साथ नॉकआउट में जगह बनाई जाए। किस तरह से खास है आज के मुकाबले? जापान के लिए बहुत अहम मैच है। उन्होंने बहुत पॉजिटिव फुटबॉल खेला। उनके कोच ने कल कहा भी है कि हम ड्रॉ के लिए नहीं खेलेंगे, हालांकि ड्रॉ करने से जापान आगे जाता है, पर बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेला, बहुत तेज़ खेलते हैं जापान। कोरिया ने कल दिखाया कि जो उनको मिलिट्री ट्रेनिंग से तैयारी करते हैं वो फुटबॉल की, और थकते नहीं हैं। जापान की भी स्पिरिट बहुत ऊपर है। और सेनेगल पे आप एक नज़र रखिएगा कि सेनेगल भी एक अच्छी टीम उभर के आई है। बिल्कुल, उनका मैच जो है करो या मरो का मैच होगा, सेनेगल और कोलंबिया के बीच जो मुकाबला होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फुटबॉल विश्व कप के मैचों के बारे में विस्तार से जानकारी और फुटबॉल एक्सपर्ट से चर्चा के साथ आप हमारी स्पेशल कवरेज देखिए फीफा वर्ल्ड कप रोज शाम 7 बजे। और बात करेंगे क्रिकेट की। भारत ने आयरलैंड को पहले T20 मुकाबले में 76 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने आयरलैंड के सामने 209 रनों का लक्ष्य रखा, लेकिन आयरलैंड की टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 132 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 61 गेंदों में 97 रन बनाए। शिखर धवन ने 45 गेंदों पर 74 रनों की धुआंधार पारी खेली। गेंदबाजी में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट कुलदीप यादव ने लिए। उन्होंने 21 रन देकर 4 विकेट झटके और इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। बात मौसम की। मॉनसून पूर्वी राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। मौसम विभाग ने इसकी जानकारी दी है। दिल्ली में अगले 24 घंटों में मॉनसून पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पूरे जम्मू कश्मीर के कुछ और हिस्सों में बारिश हुई है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में मॉनसून से पहले की बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पूर्व उत्तर प्रदेश समेत हरियाणा समेत कई जगहों पर बारिश हुई। दिल्ली में मॉनसून के पहुंचने की तारीख 29 जून है। और आइए देखते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का मिजाज। और आखिर में हेडलाइंस।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पेरिस में हुई बैठक में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने किया फैसले का समर्थन। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कदम नहीं उठाने के चलते कार्रवाई। अमेरिका ने भारत के साथ अगले महीने होने वाली 2+2 वार्ता की स्थगित। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से जताया खेद। आपसी सहमति से जल्द तय होगी अगली तारीख। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश ने रोकी अमरनाथ यात्रा। पहलगाम और बालटाल बेस कैंप में करीब 3000 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के इंतजार में। मौसम सुधरने के बाद शुरू होगी आगे की यात्रा। मुंबई के एयर इंडिया भवन को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को बेचने की तैयारी। कर्ज में डूबी एयरलाइंस के रणनीतिक विनिवेश की योजना नाकाम होने के बाद सरकार ने लिया फैसला, अंतर मंत्रालय समूह का गठन। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर। मौजूदा चैंपियन जर्मनी हुआ प्रतियोगिता से बाहर। दक्षिण कोरिया ने 2-0 से दी मात। ब्राजील, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और मेक्सिको ने अंतिम 16 में बनाई जगह। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए विशेष में कहे कबीर सुनो भाई साधो। नमस्कार।